है पलामू की। हमारे पास इसके इतिहास, भूगोल, जनगणना के आंकड़े और संस्कृति से जुड़े कई दिलचस्प स्रोत हैं। और आज का हमारा मकसद सिर्फ इन तथ्यों को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि पलामू की असली पहचान क्या है। क्या ये चेरो राजाओं की विरासत है, नीलांबर पीतांबर का संघर्ष है, या फिर बेतला के जंगलों की खामोशी? चलिए इसी सवाल के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा नक्शा समझ लेते हैं। पलामू आखिर है कहाँ और कैसा दिखता है? बिल्कुल, और ये जानना जरूरी है क्योंकि पलामू की लोकेशन ही मतलब उसकी आधी कहानी कह देती है। ये झारखंड के बिल्कुल उत्तर पश्चिमी कोने पर है। सोचिए, एक तरफ बिहार की सीमा और सोन नदी, तो दूसरी तरफ चतरा, लातेहार और गढ़वा जैसे जिले। इसका मतलब है कि ये हमेशा से एक अहम रास्ता, एक कह सकते हैं कि ट्रांजिट पॉइंट रहा है। कोयल और औरंगा जैसी नदियां तो इसकी लाइफलाइन है। और प्रशासनिक तौर पर भी ये कोई छोटा मोटा जिला नहीं है। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक यहाँ 21 प्रखंड हैं। ये तो पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा है। हाँ, और ये दिखाता है कि इलाका कितना बड़ा और विविध है। इसका मुख्यालय मेदिनीनगर है, जिसे बहुत से लोग आज भी डाल्टनगंज के पुराने नाम से जानते हैं। ये जिला 1892 में बना था, यानी इसका प्रशासनिक इतिहास भी काफी पुराना है। लेकिन असली कहानी तो इसके किलों और राजाओं से शुरू होती है। सही कहा। पलामू का नाम सुनते ही मेरे जहन में तो वो 2 विशाल किलों की तस्वीर आती है जो जंगल के बीच खड़े हैं। इन किलों के पीछे चेरो वंश का नाम बार बार आता है। कौन थे ये चेरो और क्या खास था इनके राज में? चेरो इस इलाके की एक बहुत ताकतवर जनजाति थे, जिन्होंने मुगलों को भी कड़ी टक्कर दी। वैसे तो यहाँ नवपाषाण काल के भी सबूत मिलते हैं, लेकिन पलामू की जो शाही पहचान है उसकी नींव चेरो वंश ने ही रखी थी। और इस वंश का सूरज थे राजा मेदिनी राय। राजा मेदिनी राय, मैंने भी ये नाम सुना है। इनके दौर यानी 1658 से 1674 के बीच के समय को पलामू का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ा दावा है। ऐसा क्या खास था इनके राज में जो आज भी लोग उन्हें याद करते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि स्वर्ण युग शब्द कई बार बड़ा चढ़ाकर इस्तेमाल होता है, लेकिन मेदिनी राय के मामले में इसके पीछे ठोस वजह है। पहली बात, उन्होंने सिर्फ लड़ाइयां नहीं जीती, बल्कि अपने राज्य को गया, हजारीबाग और सरगुजा तक फैलाया। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि वो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। मतलब एक कुशल प्रशासक भी थे। बिल्कुल। कहानियां हैं कि उनके राज में इतनी समृद्धि थी कि किसी के घर में अनाज या दूध दही की कमी नहीं होती थी। उन्होंने कृषि को बढ़ावा दिया, तालाब खुदवाए। वो एक ऐसे राजा थे जिनका मकसद सिर्फ खजाना भरना नहीं, बल्कि प्रजा को खुशहाल रखना था। आज जो मेदिनीनगर शहर है वो उन्हीं को एक श्रद्धांजलि है। और वो जुड़वा किले, पुराना और नया किला, उनकी क्या कहानी है? एक मैदान में है और दूसरा पहाड़ी पर। उनकी बनावट ही उनकी रणनीति बताती है। पुराना किला जो मैदान में है वो पहले रक्सैल वंश ने बनवाया था, लेकिन मेदिनी राय ने उसे एक मजबूत सैनिक अड्डे में तब्दील कर दिया। फिर शायद और ज्यादा सुरक्षा के लिए उन्होंने पास की पहाड़ी पर नया किला बनवाना शुरू किया। जब मैं इन किलों के बारे में पढ़ रहा था तो एक बात ने मुझे बहुत चौंकाया। नए किले का नागपुरी दरवाजा, कहते हैं कि एक ही दरवाजे पर संस्कृत और फारसी दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है। ये तो जमाने में बहुत बड़ी बात रही होगी। क्या बात है, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। वो दरवाजा सिर्फ पत्थर और लकड़ी का ढांचा नहीं है, वो उस दौर की सोच का प्रतीक है। कहानी ये है कि मेदिनी राय ने जब नागवंशी राजा को हराया तो वो उनकी राजधानी की कला और वास्तुकला से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने वैसा ही एक भव्य दरवाजा अपने किले में बनवाया। उस पर संस्कृत में श्लोक भी हैं और फारसी में भी लिखा है। ये दिखाता है कि वो कला के पारखी थे और दूसरी संस्कृतियों का सम्मान भी करते थे। लेकिन मुगलों से तो उनकी लगातार ठनी रहती थी। हाँ, और ये संघर्ष बहुत दिलचस्प है। 1660 में औरंगजेब के सेनापति दाऊद खान ने एक बड़ी फौज के साथ पलामू पर हमला किया। उसने किलों पर कब्जा कर लिया, और यह सिर्फ एक सैन्य कब्जा नहीं था। उसने किले के मुख्य दरवाजे को तोड़कर वहां एक मस्जिद बनवाई, जो उस दौर में सत्ता के प्रतीक बदलने का एक आम तरीका था। लेकिन मेदिनी राय ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी ताकत फिर से जुटाई और किलों को वापस जीत लिया।
ये सिर्फ जमीन वापस लेना नहीं था, बल्कि अपनी संप्रभुता और सम्मान को फिर से स्थापित करना था। वाह, मतलब पलामू की मिट्टी में प्रतिरोध की भावना शुरू से ही रही है। और ये भावना सिर्फ राजाओं तक सीमित नहीं थी। चेरो वंश के बाद 1857 की क्रांति में भी पलामू ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। यहाँ नीलांबर और पीतांबर का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। बिल्कुल, नीलांबर और पीतांबर की कहानी पलामू के जनमानस में आज भी जिंदा है। वो भोक्ता समुदाय के दो भाई थे, जो खरवार जनजाति का ही एक हिस्सा हैं। जब 1857 में पूरे देश में आज़ादी की चिंगारी भड़की, तो इन दोनों भाइयों ने पलामू के जंगलों और पहाड़ों को अपना हथियार बना लिया। उन्होंने छापामार युद्ध यानी गरेला वॉरफेयर का इस्तेमाल किया, है ना? हाँ। और बहुत असरदार तरीके से किया। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी और उनके समर्थक जमींदारों की नाक में दम कर दिया था। चैनपुर से लेकर लेस्लीगंज तक उन्होंने कई कामयाब हमले किए। उनका विद्रोह इतना जबरदस्त था कि छोटा नागपुर के कमिश्नर डाल्टन को उन्हें दबाने के लिए एक बहुत बड़ी सेना लेकर खुद पलामू आना पड़ा। ये तो एक बहुत बड़ी लड़ाई रही होगी। एक तरफ एक संगठित ब्रिटिश सेना और दूसरी तरफ स्थानीय आदिवासी लड़ाके। बिल्कुल, ये संसाधनों की नहीं बल्कि साहस और अपनी जमीन के लिए लड़ने के जज्बे की लड़ाई थी। महीनों तक ये संघर्ष चला। दुर्भाग्य से एक लंबी लड़ाई के बाद उन्हें पकड़ लिया गया और 28 मार्च 1859 को लेस्लीगंज में एक आम के पेड़ से लटकाकर उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन उनका बलिदान बेकार नहीं गया। उनकी विरासत आज भी कायम है। आज भी कायम है। मेदिनीनगर में जो नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय है, वो सिर्फ एक शिक्षण संस्थान नहीं है। वो इस बात का प्रतीक है कि पलामू अपने नायकों को भूला नहीं है। वो उनकी वीरता की कहानी आज की पीढ़ी को शिक्षा के जरिए बता रहा है। ये जो संघर्ष और बलिदान की विरासत है, क्या आज भी पलामू की संस्कृति में झलकती है? जैसे हमारे स्रोतों में एक आदिवासी महाकुंभ मेले का जिक्र है। ये क्या है? ये मेला पलामू की आत्मा का एक खूबसूरत प्रदर्शन है। इसकी शुरुआत 1994 में राजा मेदिनी राय के वंशजों ने ही की थी। ये सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि पलामू और आसपास के आदिवासी समुदायों के लिए एक बहुत बड़ा भावनात्मक उत्सव है। लोग यहाँ अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आते हैं, पारंपरिक नृत्य और संगीत होता है। एक तरह से ये अपनी जड़ों से फिर से जुड़ने का मौका है। और मुझे ये बात भी बड़ी दिलचस्प लगी कि यहाँ परंपरा के साथ आधुनिकता का भी मेल है। सरकारी विभाग भी स्टॉल लगाते हैं, लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड, वन पट्टा जैसी योजनाओं के बारे में बताते हैं। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि संस्कृति सिर्फ म्यूजियम में रखने की चीज नहीं है, वो लोगों के जीवन का हिस्सा है और विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती है। ये मेला परंपरा और प्रगति के बीच एक पुल का काम करता है। संस्कृति के अलावा पलामू की प्राकृतिक धरोहर भी बेमिसाल है। बेतला नेशनल पार्क का नाम तो सबने सुना है। बेतला सिर्फ एक नेशनल पार्क नहीं है, ये भारत के वन्यजीव संरक्षण के इतिहास का एक अहम पन्ना है। जब 1973 में देश में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ, तो जिन पहले 9 टाइगर रिजर्व को चुना गया था, बेतला उनमें से एक था। ये झारखंड का इकलौता नेशनल पार्क है जो करीब 226 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ बाघ के अलावा और कौन-कौन से जानवर हैं और पर्यटकों के लिए क्या खास है? यहाँ बाघ, हाथी, बाइसन यानी गौर, तेंदुए और चीतल जैसे कई वन्यजीवों का घर है। पर्यटकों के लिए यहाँ जीप सफारी और हाथी सफारी की भी सुविधा है, जो जंगल के उस असली अनुभव को महसूस करने का मौका देती है। सोचिए, घने साल के पेड़ों के बीच से गुजरना और अचानक आपके सामने हाथियों का झुंड आ जाए। और यहाँ एक सिनेमैटिक कनेक्शन भी है ना? हाँ, महान फिल्मकार सत्यजीत रे से जुड़ा हुआ। हाँ, और ये कोई मामूली बात नहीं है। मेदिनीनगर से करीब 19 किलोमीटर दूर केचकी नाम की एक जगह है जहां कोयल और औरंगा नदियों मिलती हैं। ये वही जादुई जगह है जहां सत्यजीत रे ने अपनी क्लासिक फिल्म अरण्यर दिन रात्रि यानी जंगल में दिन और रात की शूटिंग की थी। सोचिए, रे जैसे निर्देशक अपनी कहानी के लिए सही लोकेशन ढूंढते हुए पूरे देश में घूमते थे और उन्हें वो अरण्य यानी जंगल का असली एहसास पलामू के केचकी में मिला। ये जगह आज भी उतनी ही खूबसूरत है। क्या बात है! इतिहास, संघर्ष, संस्कृति, प्रकृति, पलामू में तो हर मोड़ पर एक नई दुनिया है। अब जब हमने ये सब देख लिया है तो एक नज़र यहाँ के आंकड़ों पर भी डालते हैं, क्योंकि आंकड़े हमें वो कहानी बताते हैं जो शायद पहली नज़र में दिखाई नहीं देती। सही कहा, आंकड़े जमीन की हकीकत बयान करते हैं। 2011 की जनगणना को देखें
तो पलामू की आबादी करीब 19.5 लाख थी। और दिलचस्प बात यह है कि 2001 से 2011 के बीच आबादी में 26% से भी ज्यादा का उछाल आया है। अनुमान है कि 2026 तक ये 25 लाख को पार कर जाएगी। दिखती है वो ये है कि पलामू आज भी काफी हद तक एक ग्रामीण इलाका है। करीब 88% लोग गांव में रहते हैं। और ये एक बहुत अहम आंकड़ा है। इसका मतलब है कि यहाँ की ज्यादातर आबादी की जिंदगी आज भी खेती, जंगल और जमीन से जुड़ी हुई है। शहर की भागदौड़ से दूर यहाँ जीवन की एक अलग गति है। लेकिन इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में विकास पहुंचाने की अपनी चुनौतियां भी हैं, जैसे अच्छी सड़कें, स्कूल और अस्पताल। शिक्षा की बात करें तो यहाँ साक्षरता दर करीब 64% है, जो राष्ट्रीय औसत से थोड़ा कम है। लेकिन जो बात मुझे ज्यादा परेशान कर रही है वो है पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में भारी अंतर। पुरुषों की दर 74% है, जबकि महिलाओं की सिर्फ 52%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये विकास की एक बड़ी चुनौती को दिखाता है। 22% का ये गैप बहुत बड़ा है। जब तक आधी आबादी शिक्षा में पीछे रहेगी, तब तक इस क्षेत्र की पूरी क्षमता का विकास होना मुश्किल है। ये सीधे तौर पर स्वास्थ्य, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुधार जैसे मुद्दों से जुड़ा है। मतलब अगर पलामू को आगे बढ़ना है तो इस गैप को भरना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और लिंगानुपात भी 928 है, यानी हर 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं। ये भी राष्ट्रीय औसत से कम है। हाँ, और ये दोनों आंकड़े, महिला साक्षरता और लिंगानुपात, अक्सर एक साथ चलते हैं। ये समाज की सोच को भी दर्शाता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इन मुद्दों पर अब काफी काम हो रहा है। एक और अहम आंकड़ा जो हमारे स्रोतों में है वो ये कि पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति की आबादी पलामू में ही रहती है। बिल्कुल, ये पलामू के सामाजिक ताने बाने का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह इसे एक ऐसा क्षेत्र बनाता है जहां सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की नीतियां बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये साफ है कि पलामू की पहचान किसी एक चीज से नहीं बन सकती। ये चेरो राजाओं का गौरव भी है और नीलांबर पीतांबर का प्रतिरोध भी। ये बेतला के जंगलों की हरियाली भी है और उन आंकड़ों की जमीनी हकीकत भी जो विकास की चुनौतियों को दिखाते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ का हर किला अतीत की एक कहानी सुनाता है, और मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे नए संस्थान भविष्य की उम्मीद जगाते हैं। ये एक ऐसी जगह है जो अपने अतीत की जड़ों को मजबूती से थामे हुए है, लेकिन साथ ही भविष्य की ओर देख भी रही है। तो अंत में हम एक विचार के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। एक ऐसा क्षेत्र जो अपनी गहरी ऐतिहासिक जड़ों और बेमिसाल प्राकृतिक संपदा के लिए जाना जाता है, वो भविष्य की विकास की जरूरतों जैसे सड़कें, उद्योग और शहरीकरण के साथ अपनी इस अनमोल विरासत को कैसे संतुलित कर सकता है। क्या विकास और विरासत साथ साथ चल सकते हैं? पलामू का अगला अध्याय शायद इसी सवाल का जवाब होगा।